इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती है। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार से होता है, यानी संवहन के द्वारा द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण होता है। कल हमने देखा था ठोस में है ना ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है ना, और गैस और द्रव में संवहन के द्वारा होता है। संवहन को आप प्रकृति की कई घटनाओं से भी आप देख सकते हैं, जैसे नीचे है ना एक प्राकृतिक घटना दिखा है। नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाता है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इसी प्रकार रात के समय में जल्द ही जो रेत है वो ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म होता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, जिसके स्थान रेत के ऊपर है ना शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार जो है हवा का चक्र चलता है ना बच्चों। तो देखिए असल में होता क्या है कि जो गर्म हवा होता है वो हल्का होता है किसकी अपेक्षा, ठंडी हवा की अपेक्षा, क्योंकि ठंडी हवा में थोड़ा सा गीलापना होता है ना, तो वो भारी होता है और भारी चीज़ जो है ऊपर नहीं उड़ सकता है ना, वो नीचे रह जाता है। और जो गर्म होता है ना, गर्म हवा होता है वो ठंडी हवा, और जो गर्म होता है वो हल्का होता है, इसलिए ऊपर उड़ जाता है और उसका स्थान है वो है ना, जिस चित्र में दिखा रहे देखिए है ना, सूर्य दिन का समय है ना, रेत गर्म है तो रेत से जो स्पर्श हवा करता है हवा है ना, वो हवा भी गर्म हो जाता है, तो वो गर्म होता है वो ऊपर उड़ जाता है। और इसका जो स्थान है गर्म हवा का जो स्थान है वो जो ठंडी जो हवा आ रही है नदी के द्वारा वो जो है स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार चक्र चलता है। ये दिन की बात होगी। अब रात में क्या होता है रात में जो है रेत ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि सूर्य ढल जाता है तो रेत ठंडा हो जाता है, तो रेत ठंडा हो जाता है ना, तो रेत का जो ठंडा हवा है ना, वो जो है आपका नदी में जो है ना जाता है, और नदी का जो गर्म हवा है वो ऊपर जो है उड़ जाता है। तो इस प्रकार एक रात का जो चक्र है वो जो है चलता है। अब तीसरा जो देखते हैं बच्चों है ना, ऊष्मा का संचरण का तीसरा जो प्रकार है किस प्रकार होता है, वो है तीसरा जो प्रकार है वो है आपका विकिरण, रेडिएशन। ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार कीजिए। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है ना। चाहे ऊष्मा हो बच्चों है ना, ऊष्मा के संचरण के लिए क्या बोल रहा है, कोई ना कोई माध्यम, यानी किसी न किसी के द्वारा है ना, सपोर्ट से मतलब है ना, कोई सपोर्ट करेगा तभी वो ऊष्मा का संचरण यानी एक से दूसरी जगह वो जाएगा है ना, ऐसा देखते आए। लेकिन बात यहाँ पे सूर्य से आने वाली ऊष्मा की बात हो रही है ना। ब्रह्मांड में तो वायु की उपस्थिति नहीं है, तो उसका जो विकिरण है ताप है इसका सूर्य का, वो हम तक कैसे पहुँचता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मांड में तो कोई चीज़ नहीं है, वायु नहीं है ना, तो वायु जब नहीं है तो किसके माध्यम से हमारे तक वो आता है। तो हम देखते हैं प्रकाश की ही तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है ना। निर्वात मतलब जो खुला जगह होता है उसमें भी हो सकता है प्रकाश की तरह। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है हम तक आता है ना, उसी प्रकार ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में होता है, इसलिए वो हम तक जो है ऊष्मा आता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही रेखा में संचरित होता है, यानी सरल रेखा में जैसे प्रकाश आता है उसी प्रकार ऊष्मा भी बच्चों सरल रेखा में संचरित होता है। किसी भी गर्म वस्तु से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होता है। यह देखने के लिए कि एक बल्ब, लालटेन, लैंप या दिए के आसपास आप अपने हाथ रखकर देखेंगे आपको चारों तरफ जो है गर्माहट महसूस होगा। इसका मतलब है कि ऊष्मा जो है चारों तरफ है ना सभी दिशा में जो है ना बराबर संचरित होता है। ठीक है, तो आप इसमें उदाहरण देख लेना, लालटेन या लैंप है या दिया है उसके आसपास आप हाथ को है ना ऐसा रख लीजिए, दोनों हाथ को हथेली को, तो आपको चारों ओर गर्माहट महसूस होगी एक समान। तो इससे क्या पता चलता है कि ऊष्मा का जो संचरण है वो सभी तरफ बराबर होता है। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है तब तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है
तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। विकिरण जो है बच्चों, है ना, ऊष्मा किसी तल पर पड़ता है ना। विकिरण, जैसे आप विकिरण मतलब जैसे सूर्य से देखिए जो विकिरण निकलता है, विकिरण मतलब जो गर्म महसूस होता है हमको, है ना, वही विकिरण होता है। ठीक है, विकिरण के द्वारा गर्म महसूस होता है ना। ऊष्मा जो सूर्य है ना, सूर्य से 3 प्रकार का जो है वो निकलता है, श्वेत प्रकाश, है ना, और विकिरण, है ना। तो विकिरण के द्वारा हमको जो गर्म महसूस होता है वही विकिरण होता है ना। जैसे आप लोग इस्त्री जो आयरन करते हो उसमें भी आप लोग उसका जो तली होता है उसमें आप हाथ को ले जाना, है ना, तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उससे विकिरण निकलता है ना। तो वही बोल रहा है कि विकिरण जो है किसी तल पर पड़ता है तो उस तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि अवशोषित कर लिया जाता है मतलब अवशोषक कहलाता है, सोखने वाला, अपने आप में सोखने वाला को अवशोषक बोलते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यानी जितना अच्छी तरह से वो ऊष्मा का अवशोषक करेगा बच्चों, उतना ही अच्छी तरह से वो उत्सर्जक यानी ऊष्मा निकालेगा भी। सोचिए, गर्मियों में हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दे क्रियाकलाप के द्वारा मिलेगा। तो बच्चों इसमें मैं बता देता हूँ, सफ़ेद कपड़ा जो है ऊष्मा का ऊष्मा को अच्छी तरह से अवशोषक नहीं करता है ना। गर्मियों में इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि भाई ऊष्मा यदि अवशोषक करेगा तो उसको और ज़्यादा गर्मी लगेगा। इसलिए वाइट, है ना, या सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं या हल्के कलर का पहनते हैं, ताकि ऊष्मा, है ना, वो अवशोषक ऊष्मा का ना कर सके, है ना, और हमको ज़्यादा गर्मी ना लगे। उसी प्रकार सर्दियों में, अब सर्दी है तो हमको तो गर्माहट का ज़रूरत होता है, तो काले और गहरे रंग का पहनते हैं, क्योंकि काले और गहरे रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, अच्छे अवशोषक होता है, इसलिए जो है सर्दियों में काले रंग के पहनते हैं। ठीक है, तो इसको एक क्रियाकलाप द्वारा और जो है यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। एक बर्तन है, काले रंग से रंग दिया गया है, देखिए आप लोग, है ना, ये आपका काला रंग है ना, काले रंग का बर्तन है। ये आपका मिट्टी का बर्तन है, ये चमकीला बर्तन है सफ़ेद वाला, तो है ना। तो इसमें क्या किया है, तीनों बर्तन में पानी जो है रख भर दिया है और तीनों को धूप में रख दिया है। अब कुछ समय बाद तीनों बर्तनों के पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से हमको नोट करना है। तो किस बर्तन का पानी का तापमान सबसे अधिक होगा? तो है ना, मैं अभी बताया था कि जो काले रंग है ना, ऊष्मा का अच्छा शोषक है, इसलिए बच्चों काले जो बर्तन है ना, उसका जो है तापमान है पानी का वो ज़्यादा आएगा। उसके बाद फिर दूसरा में ये चमकीला वाला, तीसरा में जो है मिट्टी का बर्तन, क्योंकि मिट्टी जो है ऊष्मा का अवशोषक नहीं है, इसलिए इसमें का जो पानी है सबसे जो है ठंडा होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीनों बर्तनों को किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए। किस बर्तन का तापमान सबसे अधिक होगा? आपने देखा कि उसमें का अवशोषक और उत्सर्जक दोनों बातें निर्भर करता है। वस्तु के तापमान पर दूसरा वस्तु की रंग और उसकी सतह की प्रकृति, यानी खुरदरा है कि चमकीला है। तो इस प्रकार जो है ऊष्मा का जो बर्तन के प्रकार पर प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं बच्चों ऊष्मा के प्रभाव। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते, किंतु ऊष्मा के प्रभाव को क्या कर सकते हैं? अवश्य हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा प्रकाश जैसा दिखता नहीं है ना, प्रकाश जैसे नहीं दिखता है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। ऊष्मा भी आपको नहीं दिखेगा लेकिन उसका अनुभव कर सकते हो। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। जितना अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना ही उसका जो ताप है वो बढ़ेगा और पदार्थ में प्रसार होगा। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। यानी बच्चों जितना ज़्यादा कोई वस्तु ऊष्मा ग्रहण करेगा उतना ही ज़्यादा उसका जो ताप है, टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा, है ना। अब देखते हैं ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ताप में वृद्धि जो है, आपने कभी सोचा होगा कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाती है? नंदी किराने की रेत दिन के समय गर्म और जो रात होता है नदी का पानी वो गर्म नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है ना। जैसे कोई भी चीज़ को आप जो है धूप में रख देंगे तो धूप में रखने से क्या होगा? वो गर्म होते जाएगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि ऊष्मा को वो ग्रहण कर रहा है ना। लेकिन लोहे और लकड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, तो लोहे धातु है और धातु ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए
है ना। लकड़ी की अपेक्षा लोहा ज़्यादा गर्म होगा, है ना, और लकड़ी जो है कम गर्म होगा। ठंडी होने की भी प्रक्रिया में जो है वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलती है और ताप घटता है। तो कोई वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करेगा या अवशोषित करेगा तो ताप बढ़ता है बच्चों, और ऊष्मा उससे यदि बाहर निकलता है किसी वस्तु से तो उसका ताप घटता है। ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थ वाली समान द्रव्यमान वाले वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। यानी बच्चों पदार्थ अलग अलग जो पदार्थ है ना, अलग अलग जो है ऊष्मा ग्रहण करता है ना। कोई ज़्यादा करेगा, कोई गर्म करेगा, है ना। तो उसको गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देना पड़ता है ना, क्योंकि अलग अलग वस्तु का ऊष्मा और शोषण करने की जो क्षमता होता है वो अलग अलग होता है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा क्यू निम्न बातों पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर, है ना, इसलिए लिखा है इसमें क्यू प्रोपोर्शनल एम, है ना, यानी वस्तु के द्रव्यमान के, है ना, अनुपात में वो भी जो ऊष्मा वो ग्रहण करेगा। वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, है ना, यानी वस्तु जो है ना, जितना वस्तु के ताप में परिवर्तन पर भी ऊष्मा जो है निर्भर करता है। वस्तु के ताप, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी किस पदार्थ का वो है ना वस्तु बना हुआ है। जैसे मिट्टी की बात हो गई तो मिट्टी कम ऊष्मा ग्रहण करेगा, धातु हो गया तो मिट्टी की अपेक्षा वो ज़्यादा करेगा, और काली वाली यदि सतह हो गया तो धातु की अपेक्षा काली सतह जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है। तो वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है। जहाँ एस एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे वस्तु के पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, ये जो एस होता है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता 3 से क्या हो गया, एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी। डेल टी यानी ताप में परिवर्तन। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जे से जूल, है ना, ए ऑब्लिक है प्रति किलोग्राम यानी किलोग्राम सेंटीग्रेड यानी सी। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक, है ना, ये हो गया। अब यदि एम इक्वल टू 1 और डेल टी इक्वल टू 1 हो तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो एस इक्वल टू क्यू या क्यू इक्वल टू एस। अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके, है ना। यानी किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके एकांक द्रव्यमान में यदि परिवर्तन कर देता है ना, तो वही जो ऊष्मा है ना परिवर्तन कर दिया तो जितना ऊष्मा देने से वो परिवर्तन होगा उतना ही ऊष्मा क्या कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाएगा। जिस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी वे देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। इसी प्रकार कम ऊष्माधारिता वाले पदार्थ जल्दी गर्म होंगे और ठंडे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका ऊष्माधारिता का ये इतना तक करते हैं, फिर बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।